आज हम आपको दूसरा चैप्टर मियां नसरुद्दीन, जिसकी लेखिका हैं कृष्णा सोबती, के बारे में उसका संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले आता है जीवन परिचय। नंबर 1 अंडरलाइन लगी हुई है, पहला पॉइंट है जीवन परिचय। महिला कथा लेखिकाओं में कृष्णा सोबती का महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने न केवल कहानी और उपन्यास लेखिका के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की है, बल्कि अन्य गद्यात्मक विधाओं पर भी सफलतापूर्वक लेखनी चलाई है। इनका जन्म 18 जनवरी 1925 को गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। इनकी आरंभिक स्थायी शिक्षा स्कूल में हुई। बाद में इन्होंने लाहौर, दिल्ली व शिमला आदि स्थानों पर भी शिक्षा प्राप्त की। इनका संबंध दिल्ली प्रशासन के ब्रॉड शिक्षा विभाग से रहा है। इन्हें हिंदी साहित्य अकादमी, हिंदी अकादमी, श्रोमणी सम्मान आदि से सम्मानित किया गया है। इन्हें साहित्य अकादमी की सदस्यता भी प्राप्त हुई है। दूसरा पॉइंट आता है प्रमुख रचनाएं। निश्चित रूप से कहा जाता है कि कृष्णा सोबती बहुमुखी प्रतिभा की स्वामिनी हैं। इन्होंने उपन्यास, कहानी, रेखाचित्र, शब्दचित्र, सहसमरण आदि विविध विधाओं पर सफलतापूर्वक लेखनी चलाई है। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। नंबर 1 उन्होंने उपन्यास के बारे में उपन्यास, कहानी, सहसमरण आदि में बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। तो सबसे पहले पॉइंट आता है हमारा उपन्यास। उपन्यास में आता है सबसे पहले जिंदगी नामा, फिर आता है समय सरगम, तीसरा आता है ए लड़की, फिर आता है दिलो दानिश आदि इनके उपन्यास है। कहानियों में मित्रों मरजानी, दार से बिछुड़ी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के, ये हैं इसकी कहानियाँ। सहसमरण और रेखाचित्र, शब्दों के आलोक में, हम हसमत आदि। फिर आता है तीसरा पॉइंट साहित्यिक विशेषताएं। कृष्णा सोबती की रचनाओं का आधार संवेदनात्मक अनुभूति है। इनकी रचनाओं में आत्मीयता का भाव सर्वत्र देखा जा सकता है। कलात्मकता की दृष्टि से भी कृष्णा सोबती की रचनाएं उत्कृष्ट हैं। नारी जीवन की परिवर्तित मनस्थिति एवं दमित इच्छाओं की उन्होंने अपनी रचनाओं में अत्यंत उत्साहपूर्वक उद्घाटित किया है। इनकी रचनाओं की अन्य प्रमुख विशेषता यह है कि उन्होंने जीवन का विवेचन तथा विश्लेषण यथार्थ के धरातल पर किया है। समाज में व्याप्त सामाजिक विसंगतियों को भी गहराई से परखा और समझा है और यथार्थ एवं सूक्ष्मता पूर्वक अपनी रचनाओं में उनको दिखाया गया है। कृष्णा सोबती की रचनाओं में देश की संस्कृति की झलक सर्वत्र देखी जा सकती है और देश की माटी की खुशबू भी अनुभव की जा सकती है। इनकी रचनाओं में पाठक के हृदय को छू जाने की क्षमता भी निरंतर देखी जा सकती है। चौथा पॉइंट आता है भाषा शैली। क्या आता है? भाषा शैली। कृष्णा सोबती के साहित्य कला पक्ष भावपक्ष की भांति ही विकसित एवं समृद्ध है और इनकी रचनाओं में अन्य विशेषता भी हैं। इनकी रचनाओं में अंग्रेजी व उर्दू शब्दावली का प्रयोग भी देखते ही बनता है। आधुनिक हिंदी लेखिकाओं में कृष्णा सोबती का नाम अत्यंत आदर के साथ लिया जाता है। प्रणवता, आत्मीयता, युगबोध आदि इनकी रचनाओं की अन्य प्रमुख विशेषताएं हैं। तो कृष्णा सोबती अपने समय की एक जानी मानी गद्य लेखिका थी। इन्होंने मियां नसरुद्दीन नामक पाठ लिख करके समाज के बारे में उनको बताया कि पहले जो पुरातत्व काल में लोग हुआ करते थे, उनके हाथों में हुनर हुआ करता था। हुनर होने के बावजूद इन्होंने मियां नसरुद्दीन के बारे में उस पर्सन में हम आपको मियां नसरुद्दीन के बारे में बेटा दूसरा प्रश्न आता है मियां नसरुद्दीन सबचित्र पाठ का अपने शब्दों में इसका सार लिखो। यह सबचित्र लेखिका की सुप्रसिद्ध हम हसमत नामक रचनाओं में संकलित है। इसमें उन्होंने खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का सबचित्र अंकित किया है। वे ऐसे इंसान का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर स्वीकार करते हैं। तो इसका पाठ का सार इस प्रकार है। एक समय दोपहर का समय था। लेखिका ने दिल्ली की जामा मस्जिद के पास मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले से गुजरते हुए आटे का ढेर सनते देखा। आटे का ढेर होता है जैसे आटा बांटते रोटी बनाने के लिए। पूछने पर पता चला
कि यह खानदानी पूछने में पता चला कि यह खानदानी नानबाई की दुकान है। अंदर मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी पी रहे थे। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयाँ, भोलेपन और परेशानी, माथे पर मंजे हुए कारीगर के तेवर। बातचीत से यह पता चला कि मियाँ के बोलने का अंदाज अनोखा है। पहले तो मियाँ जी चौंके कि कोई अखबार निवीस या पत्रकार ना हो। फिर तसल्ली से जवाब देते हुए बोले, पता चला कि नानबाइयों का काम उनकी खानदानी पेशा है। यह काम मियाँ ने अपने पिता मियाँ बरकत शाही नानबाई से सीखा है। मियाँ के दादा कल्लन, मियाँ के दादा का नाम क्या था? कल्लन। कल्लन एक आला नानबाई थे। माँ दादा की, बाप और दादा की नसीहत के बारे में पूछने पर मियाँ जी बोले, काम करने से काम आता है, नसीहतों से नहीं आता। नसीहत कहते हैं कि बोलने से नहीं आता, शिक्षा देने से नहीं आता। पहले बर्तन धोना सीखा, यानी स्टेप बाय स्टेप हमने काम सीखा है। सबसे पहले क्या करा? सबसे पहले हमने बर्तन धोए, वो सीखे। फिर भट्टी बनाना सीखा, फिर भट्टी को आंच देना सीखा। धीरे धीरे नानबाई का हुनर कोई नहीं सीख सकता। शिक्षा देने का प्रशिक्षण बड़ी चीज़ है। पहले हमने खोमचा लगाया, तब यहाँ नानबाई का बनाना नसीब हुआ। मियाँ ने बताया कि वे खानदानी नानबाई हैं। उनके बुज़ुर्गों से बादशाह सलामत ने पूछा कि मियाँ कोई नई चीज़ खिला सकते हो? कोई ऐसी चीज़ खिलाओ जो न तो आग से पके न पानी से पके, पानी में पके। यह पूछने पर कि वह क्या चीज़ थी? मियाँ नानबाई बोले, यह हम बतवाएंगे। और खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। इसी समय रहमत नामक व्यक्ति को पुकार लिया। मियाँ जी ने पूछा, मियाँ रहमत इस वक्त किधर हो? अरे वह लौंडिया ने आई रुमाल लेने। लौंडिया कहते हैं लड़की को, शाम को मंगवा लीजिए। मियाँ नसरुद्दीन से जब एक और प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट किया तो लेखिका ने कहा, तो वे बोले, पूछिए। अरे बात ही तो पूछेगा, जान तो नहीं ले लेंगे? इसमें भी अब क्या देर, 70 के हो चुके हैं वालिद, महसूस तो कुछ किए 80 पर, क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले ना मिले। लेखिका ने मियाँ जी से स्पष्ट रूप में प्रश्न करते हुए पूछा कि उनके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा, किस बादशाह के यहाँ भी काम करते थे? मियाँ ने उत्तर देते हुए कहा, हाजी साहिब क्यों बाल की खाल निकालने में तुले हुए हो? कह दिया ये न कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफ़ी नहीं? जब मियाँ जी से कहा गया कि ज़रा बादशाह का नाम बता देंगे तो उस वक्त से लिया जाता है। मियाँ खिल्ली उड़ाते हुए बोले, वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? यह पूछने पर कि मियाँ के यहाँ कितनी तरह की रोटियाँ पकती हैं, मियाँ ने नामों में झड़ी लगा दी। बोला, बाकर खानी रोटी, शिरमाल रोटी, ताफतान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गावदिद्दा, गाजेवान, तुनकी आदि बहुत सारी रोटियों के नाम ले दिए। फिर तेवर चढ़ाकर मियाँ जी बोले, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है। फिर मियाँ अदीत की याद में खोकर बोले, उतर गए वे ज़माने और गए अब कदरदान, जो पकाने खाने की कदर करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से, निगली और हजम। कोई तारीफ़ नहीं करता, खाया, पेट भरा और अपने घर चले जाते हैं। अतः स्पष्ट है कि लेखिका ने मियाँ नसरुद्दीन के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का सुंदर अंकन किया है। उस समय का और आज के खाने में बहुत अंतर है। पहले तंदूर में रोज़ जो रोटियां बनती थी उसकी बड़ी प्रशंसा करते थे लोग, और आज कितनी भी रोटी क्यों ना खा लें, किसी की प्रशंसा, किसी की बड़ाई, किसी का मेहनत का काम कुछ नहीं करते। तो खा के अपने पूछे हाथ और चल दिए, तो कोई किसी का नहीं पूछता। तो ये पाठ का सार है। धन्यवाद।